हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आर्गुमेंट। दोस्तों, इस वीडियो में हम समझेंगे समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, जिसको हम कहते हैं पीआर सिस्टम शॉर्ट फॉर्म में। दोस्तों, इससे पहले हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम यानी एफपीटीपी के बारे में पहले ही वीडियो में पढ़ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो पहले नहीं देखी तो इसे पहले देख लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं अपनी जो पीआर सिस्टम है उसके ऊपर। दोस्तों, अगर इसकी बात करें तो ये अधिकांश जो लोकतांत्रिक देश हैं विश्व के, वहाँ अपनाई गई है और इस वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस वीडियो में हम इसके जो कुछ मूल सिद्धांत हैं, साथ ही साथ इसके कई सारे जो प्रकार हैं, उनमें से कुछ मूल प्रकार इसके कौन कौन से हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम पीआर सिस्टम के मूल सिद्धांत यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, अब इसको हम पीआर बोलेंगे, अगर हम इसके मूल सिद्धांतों की बात करें तो वो पहला आता है पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटना। ये क्यों बांटा जाता है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये निर्वाचन क्षेत्र होते क्या हैं। तो किसी भी देश में चुनाव कराने के लिए उस देश के कुछ एरियाज डिफाइन कर दिए जाते हैं। इन एरियाज से क्या होना है, चुनाव होना है, और उन एरियो में जितनी सीटें खाली होती हैं चुनाव के लिए, उतने ही जो कैंडिडेट होते हैं वो चुने जाते हैं उस क्षेत्र से। तो सपोज़ करो ये कोई देश है और इसमें चुनाव होना है कुछ सीटों के लिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्रों में उसमें बांट देंगे। और जो हमारा पीआर सिस्टम होता है, इसके अंदर जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं, इस वजह से जो यहाँ एक से अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो ये पहला निर्वाचन क्षेत्र हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा। तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरे देश को 6 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक यानी कि 2, 3, 4 इस तरह से कुछ कैंडिडेट हो सकते हैं, उनकी मतलब वो डिफाइंड होते हैं पॉपुलेशन के आधार पे, तो वो वहाँ पर चुने जाते हैं जितनी वहाँ सीटें होती हैं। जबकि एफपीटीपी जो सिस्टम था उसके अंदर ऐसा नहीं था। एफपीटीपी सिस्टम में क्या होता था कि एक निर्वाचन क्षेत्र से सिर्फ एक ही कैंडिडेट खड़ा हो सकता था, क्योंकि वहाँ पर एक ही सीट, खड़े तो कई सारे हो सकते थे लेकिन वहाँ पर सीट सिर्फ एक ही होती थी। यानी कि खड़े अगर 4 भी हो जाते हैं तो वहाँ पर चुनाव एक ही का होगा, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ही सीट खाली होती है उस निर्वाचन क्षेत्र की। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पर एक से अधिक कैंडिडेट चुने जाते हैं। तो जिसका जो दूसरा पॉइंट है वो यही कहता है कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से कई प्रतिनिधि चुने जाते हैं, वो एक से अधिक 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं। फिर आता है प्रत्येक पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। तो सपोज करो कि किसी पार्टी को मिल गए 40% वोट। अब एग्जाम्पल में समझते हैं। अब इन 40% वोटों का क्या मतलब है? अगर टोटल सीट अगर हम बात करें 10 थी और उसको 40% वोट मिल गए, तो 10 का अगर हम 40% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पर उसको मिल जाएंगी 4 सीटें। ठीक है, तो यहाँ पर 4 सीटें निकल के आ जाती हैं, यानी कि टोटल 10 सीटें थी, उसमें से अगर 40% किसी पार्टी को मिल गए वोट, तो उसको प्रोपोर्शन में अब सीटें देनी है। तो उसका प्रोपोर्शन कितना होगा? प्रोपोर्शन का मतलब हो गया टोटल सीटों का 40% देना पड़ेगा, क्योंकि उसको टोटल वोटों का 40% मिला है इसलिए। तो अगर हम सीटों के 40% की बात करें तो 4 सीटें हो जाती हैं 10 का 40%। ठीक है, तो 10 को अगर 100% मानते हैं तो 4 हो गया हमारा 40%। दोस्तों, अगर हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जो प्रकार हैं उनकी बात करें तो पहला इसके अंदर जो मेन आता है वो आता है सूची प्रणाली यानी पार्टी लिस्ट वोटिंग। इसके अंदर पार्टी क्या करती है, लिस्ट जारी करती है। अब वो लिस्ट भी 2 तरह की होती है, ओपन लिस्ट और क्लोज लिस्ट। अब इन दोनों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो दूसरी प्रणाली हमारी होती है वो मिक्स मेंबर प्रणाली। ठीक है, मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल प्रणाली। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं वो आधे आधे का चुनाव किया जाता है। 50% का चुनाव किया जाता है एफपीटीपी द्वारा, और प्लस 50% जो मेंबर बचते हैं उनका चुनाव किया जाता है पीआर सिस्टम द्वारा। यानी जो पहले की ये दोनों प्रणाली है, इनको एक मिलाने की, एक साथ इनका चुनाव कराने की कोशिश है एक तरह की है। अब तीसरी जो प्रणाली है वो और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि यह सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, जब मतदाता वोट देते हैं तो वो अपने जो खास कैंडिडेट होते हैं उनको सबसे ज़्यादा वरीयता देते हैं, उससे कम वाले को कम वरीयता देते हैं, और उनका जो वोट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है। और ये अपने देश में कुछ खास जो चुनाव होते हैं उनमें सीमित मात्रा में इनको अपनाया गया है। इसको मॉडिफाई करके अपने जो राष्ट्रपति का चुनाव हो गया या उपराष्ट्रपति का चुनाव हो गया, इस तरह के जो चुनाव हैं राज्यसभा वगैरह के, इसमें इसको अपनाया गया है। उसके बारे में हम देखेंगे बाद में। तो हम चलिए शुरू करते हैं। जो हमारी पहली प्रणाली है वो है सूची प्रणाली। अगर हम सूची प्रणाली की विशेषताओं की बात करें तो पहली आती है कि एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सारे प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। क्यों चुनाव होता है? क्योंकि एक निर्वाचन क्षेत्र जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से वहाँ पर सीटें एक से अधिक होती हैं, तो उन पे जो प्रतिनिधि होते हैं वो कई सारे चुने जाते हैं। दूसरा आ गया
प्रत्येक पार्टी अपने उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने उम्मीदवार उस क्षेत्र से चुने जाने हैं। देखिए क्या होता है कि जब चुनाव होने वाले होते हैं तो जो सभी पार्टियां होती हैं अपनी अपनी एक लिस्ट जारी कर देती हैं एक निश्चित निर्वाचन क्षेत्र के लिए, ताकि उस क्षेत्र के जो मतदाता हों वो उन लोगों को जान सकें और उस हिसाब से अपना वोट अपने फेवरेट उम्मीदवार या पार्टी को दे सकें। तो वो एक लिस्ट जारी करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है सूची प्रणाली, क्योंकि इसके अंदर सूची जारी हो रही है किसकी, उम्मीदवारों की। फिर आता है मतदान के बाद प्राप्त वोटों के अनुपात में पार्टी को सीटें दे दी जाती हैं। तो वहाँ पर क्षेत्र में क्या हो रहा है, चुनाव हुआ। अब चुनाव के बाद जिस पार्टी को जितने परसेंट वोट मिलते हैं उतने ही परसेंट को सीटें दी जाती हैं। तो यहाँ पर एक बात आती है कि अगर ऐसा होता है कि किसी पार्टी को 60% वोट मिल गए, किसी को मिल गए 20%, किसी को मिल गए 10%, तो यहाँ पर क्या होता है सभी को अलग अलग परसेंट मिलने की वजह से जो सीटें होती हैं वो सब में बढ़ जाती हैं। तो प्रत्येक पार्टी को क्या होता है, प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज एक ये हो जाता है कि वहाँ पर किसी को बहुमत ना मिलने की वजह से जो सरकारें बनती हैं वो गठबंधन की बनती हैं। ठीक है, तो ये बात नोट करने वाली है। अब आ गया इसका अगला कि पार्टी को जितनी सीटें किसी क्षेत्र में मिलती हैं उतने ही उम्मीदवार उस लिस्ट से चुन लेती है जो उसने चुनावों से पहले जारी की थी। ठीक है, तो अगर किसी क्षेत्र के लिए उसने 10 उम्मीदवार, अगर किसी क्षेत्र से 4 उम्मीदवार चलो चुने जाने, ठीक है, अब उसको जो वोट मिले वो कम मिले और उन वोटों के परसेंटेज के हिसाब से उसे सिर्फ 2 ही सीटें चुनने का अधिकार है, तो वो उस लिस्ट में से सिर्फ 2 उम्मीदवारों को चुनेगी जो उसने पहले जारी की थी। ठीक है, तो इसको हम बाद में देखेंगे किस तरह से होता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि ज़्यादातर ये कहाँ अपनाई जाती है, तो हमारे जो अधिकतर लोकतांत्रिक देश हैं, विश्व के कई सारे हैं, वहाँ ये अपनाई जाती है। जैसे इजराइल हो गया, नीदरलैंड हो गया, पुर्तगाल हो गया और जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ पर भी इस प्रणाली को अपनाया जाता है। टाइप्स ऑफ लिस्ट सिस्टम, यानी कि ये जो लिस्ट जारी की जाती है ये 2 तरह की होती है। पहली होती है क्लोज लिस्ट, दूसरी होती है ओपन लिस्ट। अगर हम क्लोज लिस्ट की बात करें, पहले इसके बारे में डिटेल्स में समझते हैं, उसके बाद हम दूसरा ओपन लिस्ट शुरू करेंगे। तो क्लोज लिस्ट में होता क्या है, पार्टी अपने उम्मीदवारों की एक प्राथमिकता सूची जारी करते हैं। अब यहाँ पर प्राथमिकता मैंने लिखा है, देखो प्राथमिकता का मतलब ये हो गया कि वो वरीयता देते हैं अपने उम्मीदवारों को 1 2 3 4 इस तरह से। तो जो सबसे ज़्यादा फेमस उम्मीदवार होता है उसको ऊपर रखते हैं, उसके बाद दूसरे को, फिर तीसरे को, इस तरह से। तो जब उसको अगर 2 सीटें मिल जाती हैं किसी क्षेत्र में तो सबसे पहला जो उम्मीदवार होगा उसके चुनने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसी को वो प्राथमिकता दे रही है और उसी का सबसे पहले चयन करेगी उस क्षेत्र से, अगर उसको एक भी सीट मिलती है तो। इसलिए इसको कहते हैं प्राथमिकता सूची। तो वही उम्मीदवारों की जारी की जाती है किसके द्वारा, पार्टी द्वारा। दूसरा है मतदाता पार्टी को वोट देते हैं। तो भले ही यहाँ पर प्राथमिकता दी गई है किसको, उम्मीदवारों को, लेकिन जो वोट देंगे मतदाता वो पार्टी को ही देंगे। मतदाता सूची में शामिल किसी भी उम्मीदवार को वरीयता नहीं दे सकते। ठीक है, तो उस सूची में से जरूर चुना जाएगा, लेकिन जो सबसे ऊपर होंगे उनको चुना जाएगा। वो पार्टी के ऊपर है कि वो सबसे ऊपर किस व्यक्ति को यानी किस उम्मीदवार को रखती है, उसी हिसाब से चुनाव करेगी। लेकिन जो मतदाता हैं वो उसको कुछ नहीं कर सकते, ना तो वो उस व्यक्ति को कह सकते हैं इसको मत चुनो, ना ये कह सकते हैं कि इसको चुनो। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, उनको बस ऑप्शन है पार्टी को वोट देने का। चौथा पॉइंट है पार्टी को प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। तो ये कॉमन सी बात है कि जितने परसेंट उसको क्या होंगे, जितने अनुपात में उसको वोट मिलेंगे उतने अनुपात में उसको उस क्षेत्र की सीटें दे दी जाएंगी। फिर पांचवा जो लास्ट पॉइंट है वो है पार्टी विजयी उम्मीदवारों को उसी क्रम में चुनती है जो क्रम उनका सूची में है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो पॉइंट बनाया था कि अगर ये सूची उसने जारी करी है 1 2 3 4 5 इस तरह से, तो अगर किसी पार्टी को 3 सीटें मिल जाती हैं तो पहले जो 3 उम्मीदवार होंगे उनका चुनाव कर लेगी। तो ये होता है क्रम, उसी क्रम के अनुसार क्या करती हैं उसका चुनाव कर लेती हैं अगर पार्टी को वहाँ पर कुछ सीटें मिल जाती हैं तो। आइए इसको एक एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो बैलेट पेपर दिया गया है ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ये एग्जाम्पल के लिए बस लिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह से देखो लिखा हो सकता है कि ऑफिशियल बैलेट पेपर, ठीक है, देखो ये इलेक्शन कहाँ के लिए हो रहा है वो वगैरह लिखा रहता है। और यहाँ पर लिखा रहता है कि आपके पास सिर्फ 1 वोट है और आपको जिस पार्टी को वोट देना है वहाँ पर X लगाइए। तो सपोज करो कि मुझे क्या करना है, मुझे रिपब्लिकन नहीं, चलो डेमोक्रेटिक को देते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट देना है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट दिया, उसके करीब मतलब कुछ वोट परसेंटेज आ गए और उसको 2 सीटें मिल गई। तो जो सबसे पहले उन 2 सीटों में जो चुनाव होगा किस कैंडिडेट का होगा, वो सबसे ऊपर वाले कैंडिडेट का होगा। फर्स्ट हमारे फोस्टर हैं और दूसरे एमी हैं। ठीक है, तो बेंजामिन फोस्टर और सैम रोसेन एमी जो हैं वो सबसे पहले चुन लिए जाएंगे। बाकी अगर उसको ज़्यादा और सीटें मिलती हैं तब उसके बाद तीसरा नंबर आएगा, फिर चौथा नंबर आएगा।
तो ये होता है क्लोज लिस्ट, यानी कि इसके अंदर लिस्ट को क्लोज कर रखा है, किसके लिए, मतदाताओं के लिए। लेकिन पार्टी की मर्जी है कि वो पोस्टर को ऊपर रखती है कि नीचे रखती है, ठीक है। अगर वो पोस्टर नीचे होते तो शायद उनका चुनाव नहीं हो पाता, क्योंकि अगर हो सकता है उनको एक पार्टी को एक ही सीट मिलती, लेकिन यहाँ पर पोस्टर 1 पे है तो एक भी सीट मिलती है तो सबसे पहले उनको ही चुना जाएगा। तो ये होता है क्लोज लिस्ट का एक एग्जाम्पल, ठीक है। अब आते हैं ओपन लिस्ट पे। यूरोप के अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में इस प्रणाली को अपनाया जाता है, क्योंकि इसका एक खास कारण है। पहला कि इसके अंदर मतदाता अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आधार पर पार्टी को चुनते हैं। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि पार्टी को ही वोट दे सकते हैं, वो उम्मीदवारों को कुछ भी वरीयता नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर है, यहाँ पर उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता मिल जाती है कि वो अपने फेवरेट उम्मीदवार को चुनने के लिए थोड़ा सा मदद कर सकें उसको आगे आने में। मतदाता का वोट उम्मीदवार और पार्टी दोनों को जाता है। दरअसल वो देता तो पार्टी को ही है, लेकिन उससे कुछ वरीयता उम्मीदवारों को भी मिलती है जो उसका फेवरेट होता है। तो इसके ये अभी हम समझेंगे कैसे होता है। तीसरा पॉइंट समझते हैं पहले कि अंतिम सूची में उम्मीदवारों का क्रम उन्हें प्राप्त वोटों के अनुसार होता है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उनका क्रम निश्चित है। अगर पार्टी है कोई, अगर वो अपनी लिस्ट बनाती है कैंडिडेट्स की, फर्स्ट पे किसी को रख दिया, सेकंड पे किसी को रख दिया, थर्ड पे किसी को रख दिया, फोर्थ पे किसी को रख दिया, अभी तो उसने किसी को भी रख दिया। लेकिन अगर बहुत सारे मतदाता चाहते हैं कि ये थर्ड वाला जीते, तो अधिकतर क्या करेंगे, इसको वोट देंगे। अब ये वोट सबसे ज़्यादा जिसको, अगर इसको 90% वोट मिलते हैं सबसे ज़्यादा इसको, तो ये नंबर 1 पे ऊपर आ जाएगा। बाकी किसी को 80% मिलते हैं तो वो नंबर 2 पे, अगर किसी को 50% मिलते हैं तो वो और नीचे आ जाएगा। तो जो सबसे ऊपर होगा तो पार्टी को एक सीट भी मिलती है तो वो जीत जाएगा। तो अंतिम जो सूची होती है, अंतिम सूची किसे कहते हैं, जो लास्ट में बनती है, ये देख कर कि किस कैंडिडेट को ज़्यादा वोट दिए जा रहे हैं, उसी हिसाब से जो पार्टी होती है वो अपने जो उम्मीदवार की लिस्ट होती है वो दोबारा बनाती है, उसको रीऑर्गेनाइज करती है और उसी के अनुसार अपने जो कैंडिडेट होती है उनके चुनाव करती है। सबसे अधिक पसंदीदा उम्मीदवार क्रम में सबसे ऊपर होने से उसके चुनने की संभावना बढ़ जाती है। तो ठीक है, इसको एग्जाम्पल द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जो हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी थी पहले क्या था, उसके अंदर क्लोज लिस्ट थी, वहाँ पर सिर्फ पार्टी को वोट देने के लिए वहाँ पर नीचे एक्स लिखना था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि बैन फोस्टर को वोट दिया जाए तो इसके आगे यहाँ पर एक्स लिखना पड़ेगा। अगर बहुत सारे लोग इसी तरह से बैन फोस्टर को क्या करते हैं, वोट देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा फेमस माना जाएगा और इसका जो क्रम होगा वो एकदम नंबर 1 पे आ जाएगा। तो अगर पार्टी को फिर एक भी सीट मिलती है तो सबसे पहले इसको जो नंबर 1 पे है उसी को चुनना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ एग्जाम्पल में जो बताया गया है कि अगर पार्टी को 2 सीटें मिलती हैं तो पाइक और जो एमी है वो चुने जाएंगे, क्योंकि पाइक जो है सबसे ऊपर है और एमी उनके नीचे हैं। तो 2 सीटों पे सबसे पहली जो सीट होगी वो पाइक को मिल जाएगी, दूसरी एमी को मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओपन लिस्ट होती है इसके अंदर जो एडवांटेज यही है कि जो हमारे मतदाता होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है वो किसी कैंडिडेट को डालें या किस कैंडिडेट को नहीं डालें वोट। तो अभी हमने देख लिया कि जो हमारा लिस्ट सिस्टम होता है वो किस तरह से वर्क करता है। वो ये 2 तरह का होता है, क्लोज लिस्ट और ओपन लिस्ट। क्लोज लिस्ट में हमने देखा कि मतदाता पार्टी को वोट देते हैं, किसी उम्मीदवारों को नहीं। पार्टी को देने की वजह से क्या होता है कि पार्टी अपनी मर्जी से क्या करती है, उम्मीदवार को चुनाव कर लेती है, ठीक है। लेकिन ओपन लिस्ट में क्या होता है कि उनके पास अपने पसंदीदा उम्मीदवारों को वोट देने का विकल्प होता है। इस वजह से क्या होता है कि वो उम्मीदवार वो ऊपर आ जाता है और उसके जो चुनने के चांसेस होते हैं, यानी कि सेलेक्ट होने के चांस होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। दोस्तों, पीआर सिस्टम में हमने देखा कि हर एक पार्टी को अलग अलग अनुपात में वोट मिलते हैं, लेकिन हम कैसे जाने कि किसी पार्टी को कितने परसेंटेज वोट मिले हैं और उतने ही परसेंट उसको सीटें दी जाएं। तो इसके लिए हर एक जो प्रणाली है उसमें अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं। तो हमारी जो पार्टी लिस्ट सिस्टम है उसके अंदर अपनाया जाता है लार्जेस्ट रिमाइंडर अप्रोच, ठीक है। इसके अंदर क्या किया जाता है, सबसे पहले स्टेप बाय समझते हैं। कैलकुलेट एक कोटा, हमें एक कोटा निकालना होता है। वो कोटा कैसे निकाला जाता है, उस निर्वाचन क्षेत्र की जो कुल मतदाता हैं उनकी संख्या, यानी कुल जो जितने वोट पड़ने वाले हैं उनकी संख्या को भाग दिया जाता है किससे, कुल सीटों से। उस क्षेत्र की जो कुल सीटें हैं जिनके लिए चुनाव होना है उनसे। तो सपोज़ करो कि 1 लाख कुल मतदाता हैं, यानी कि वोट डलने वाले हैं जिन पे जो 10 सीटें हैं उन पे पड़ने वाले हैं। तो 10 से हम अगर 1 लाख को जब डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 10,000, यानी ये 10,000 वो वोट हैं जो एक पार्टी अगर कोई पा लेती है, किसी को मिल जाते हैं तो उसको सिर्फ एक सीट मिलेगी, ठीक है। तो अगर किसी को 5,000 वोट मिलते हैं तो उसको एक भी सीट नहीं मिलेगी। तो इसीलिए एक कोटा पहले कैलकुलेट कर लिया जाता है कि कम से कम एक सीट के लिए 10,000 वोट होने चाहिए। पार्टी द्वारा प्राप्त सभी वोटों की संख्या में निश्चित कोटा से भाग दिया जाता है। अब पार्टी को जितने भी परसेंटेज वोट मिलेंगे उसको इस 10,000 से भाग करके देखेंगे। जैसे अगर किसी पार्टी को सपोज़ करो 30,000, 1 2 3, ठीक है,
30,000 वोट मिल गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से। अब 10,000 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो भागफल आएगा वो आएगा 3। तो अब ये जो 3 है वो दरअसल सीटें दिखाता है कि आखिरकार इस पार्टी को कितनी सीटें दी जानी चाहिए, क्योंकि उसको 10,000 करके 3,000 मिल गई है 3 बार में, तो उसको 3 सीटें मिल जाएंगी। 10,000 पे 1 सीट मिल रही है तो 30,000 पे 3 सीटें मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें अगर 30,000 की जगह होता 3100, ठीक है, तो इसके अंदर 100 वोट हैं वो कहाँ जाते, तो वो भी हम देखेंगे। 30,000 अगर 30,100 होते तो बाकी बचे हुए वोट कहाँ जाते वो भी देखेंगे, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट भी हो गया कवर की प्राप्त भागफल के अनुसार पार्टी को सीटें दे दी जाती हैं। स्टेप टू के अंदर क्या होता है कि बचे हुए जो वोट होते हैं, जिसको हम रिमाइंडर कह सकते हैं, कि बाकी गुणा मतलब भाग करने के बाद जो वोट बच गए उसको क्या कहेंगे, रिमाइंडर कहेंगे। उसको अन्य पार्टियों के बचे हुए वोटों से तुलना की जाती है। ये अगर ए पार्टी के क्या हुआ कि चलो इसके बच गए, चलो इसको 1100 वोट बच गए, ठीक है, इसके 1100 बच गए, बी पार्टी के बच गए 200 वोट बच गए। तो अब इनमें से किसको सीट दी जाए, तो जिन 2 पार्टियों को सबसे अधिक वोट बचे हैं उन्हें एक एक सीट दी जाती है। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा पार्टियों का देखा जाता है कि प्रत्येक पार्टी में से किसके सबसे ज़्यादा बचे हैं। तो सबसे ज़्यादा जैसे 1100 एक के हैं और एक के हैं 200 और एक के चलो 100 ही हैं, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया जाता है, इसको कट कर दिया जाता है, और बाकी जो बची हुई जो सीटें होती हैं, अगर एक सीट बची है तो सबसे पहले इसको देंगे, अगर 2 सीटें बची हैं तो इसको दे देंगे। तो एक एक सीट जो होगी उनमें बांट दी जाएगी। तो यहाँ पर लास्ट में हमें क्या देखना होता है, रिमाइंडर भी देखना होता है। चलो इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए यहाँ पर पार्टीज दिखाई गई हैं, रिपब्लिकन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिफॉर्म पार्टी है, ग्रीन पार्टी है, मोर पार्टी है। ये सारे पार्टीज़ के नेम हैं, ठीक है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये बस एग्जांपल के लिए लिया गया है, ये कोई ऑफिशियल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी को वोट मिल रहे हैं। किसी को इसको मिल गए 38,000 वोट मिले, 38,000 मिल गए, इसको 23,000 मिल गए, इसको 21,000, ठीक है, इसको 6,000 मिले। लेकिन जो हमारा कोटा था वो कितना था, हमें लेना था 10,000 का कोटा, ठीक है, हमें लेना था 10,000 वोट। अब यहाँ पर 10,000 किस किस पार्टी को 10,000 से अधिक मिले हैं, तो सभी को मिले हैं सिवाय मोल के। तो इसको पहली बार में कोई मिलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट एलोकेशन ऑफ सीट होगा, मतलब इसके 2 होते हैं स्टेप। तो फर्स्ट वाले में तो कुछ भी नहीं मिलेगा इसको। लेकिन इसको अगर हम देखें रिपब्लिकन पार्टी को, रिपब्लिकन पार्टी क्या है कि इसको 38,000 वोट मिले हैं। 38,000 को हम 10,000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो भागफल आएगा वो 3 आएगा। तो जो 8,000 बचा है ना, वो तो एक सीट को नहीं ले पाएगा क्योंकि 2,000 और चाहिए थे, तो इसके वोट बच जाएंगे। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं डेमोक्रेटिक के पास है 23,000 वोट। 23,000 में इसको 2 सीटें दे दी, बचे 300। इसी तरह इसके 100 बच गए, इसके 200 बच गए। अब इनको सेकंड एलोकेशन ऑफ सीट दी जाएगी, मतलब अब दोबारा इनका रिमाइंडर देखा जाएगा। अब तक हमने क्या देखा था, अब तक हमने देखा था इनको प्राप्त वोट कितने हैं, उन वोटों को हमने डिवाइड करा था कोटा से। अब हम रिमाइंडर देखेंगे। अब उस रिमाइंडर को क्या करेंगे, सबसे अधिक जिसका होगा उसको एक एक सीट दे देंगे। जैसे ये जो पहली पार्टी थी रिपब्लिकन, इसके 8,000 रिमाइंडर थे, और जो मोल था जिसको पहले एक भी नहीं मिला था वोट, एक भी सीट नहीं मिली था, सिर्फ 600 वोट थे इसके पास, लेकिन सीट एक भी नहीं मिली क्योंकि इसको 4,000 और चाहिए थे। लेकिन अगर हम दूसरे स्टेप में देखें तो इसके बाकी से सबसे ज़्यादा रिमाइंडर बचे हुए हैं, ठीक है। भले ही इसको सीट ना मिली हो पहले स्टेप में, लेकिन रिमाइंडर की बात करें तो इसको 8,000 मिल रहे हैं और इसको 6,000 मिल रहे हैं रिमाइंडर। बाकी के मुकाबले इन दोनों को ज़्यादा। अगर 2 सीटें बची हुई हैं तो पहली तो हम दे देंगे रिपब्लिकन पार्टी को, एक और दे देंगे क्योंकि इसके पास ज़्यादा है सबसे, और उसके बाद जो 6,000 वाला है उसको दे देंगे। तो यहाँ पर भी देखो सेम ऐसे ही दिया गया है कि पहले 3 मिल गई, फिर इसको एक और ऐड करके टोटल जो फाइनल सीट होगी वो 4 होगी। इसी तरह से इसके पास पहले 0 थी, यहाँ पर एक और दे दी क्योंकि इसके पास रिमाइंडर ज़्यादा है बाकी के मुकाबले, फिर इसको एक सीट दे दी। अब परसेंटेज अगर वोट की बात करें तो थोड़ा कम 1-2% की बात होती है, वरना सेम परसेंट होता है। जैसे इसको हम बात करें कि इसको वोट 38% मिले थे रिपब्लिकन पार्टी को, इसको 40% सीटें मिल गई। इसकी 2% कहाँ बढ़ गई, ये 2% इसकी बढ़ गई क्योंकि इसका जो रिमाइंडर था वो ज़्यादा था बाकियों के मुकाबले। इसी तरह से जो मोल थे इनको क्या था 6% वोट मिले थे, लेकिन उसको 10% सीटें मिल गई। कैसे मिल गई, क्योंकि इनका रिमाइंडर दूसरे स्टेप में सबसे ज़्यादा था, इस वजह से इनको एक सीट देगी। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कितना ही ये मतलब आसान है, वैसे इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो आप आराम से इसको समझ सकते हो। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो इसको वीडियो को दोबारा रिवाइंड करो, आप इसको देखो दोबारा से। अगर हम दूसरी प्रणाली की बात करें वो है मिक्स सदस्य अनुपातिक प्रणाली, यानी कि मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल वोटिंग। इसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसके अंदर जो हमारा पीआर सिस्टम है और एपीटीपी सिस्टम, इन दोनों ही द्वारा चुनाव करने की कोशिश की जाती है इसके अंदर। तो परिचय इसका देखते हैं पहले कि इस प्रणाली का उदय वर्ल्ड वार सेकंड के बाद पश्चिमी जर्मनी में हुआ था, ठीक है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म हुआ था तो उसके बाद पश्चिमी जर्मनी थी, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था, वहाँ सबसे पहले मतलब इसको अपनाया गया था।
जिसे बेसिक में कई सारे नामों से जाना जाता है, जैसे द एडिशनल मेंबर सिस्टम, द कंपनसेटरी पीआर सिस्टम, द टू वोट सिस्टम, क्योंकि इसके अंदर 2 वोट होते हैं मतदाताओं के पास, इसलिए इसको द टू वोट सिस्टम भी कहते हैं। द जर्मन सिस्टम, ठीक है, तो जैसा सबसे पहले इसको जर्मनी में अपनाया गया था, इस वजह से द जर्मन सिस्टम इसको कहा जाता है। और ये प्रणाली एपीटीपी और पीआर सिस्टम को एक साथ मिलाने का प्रयास है, ठीक है। तो ये हम देखेंगे किस तरह से इन दोनों को मिलाने का प्रयास इसके अंदर किया गया है। अब देखते हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया होती है एमएमपी में वो किस तरह से होती है। देखिए, आधे विधानमंडल सदस्यों का चुनाव एपीटीपी प्रणाली द्वारा होता है, जबकि आधे सदस्यों का चुनाव पीआर सिस्टम द्वारा होता है। तो एपीटीपी में क्या होता है कि जो बाकी कैंडिडेट से ज़्यादा एक भी वोट अगर ले आता है तो वो जीत जाता है, जबकि पीआर सिस्टम में कई सारी प्रणाली होती है, जिसमें एक मुख्य होता है कि हम पार्टी को वोट देते हैं और पार्टी को जितने % वोट मिलते हैं उसी हिसाब से वो अपने कैंडिडेट चुन लेती है। तो ये दोनों ही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यहाँ पर मतदाता दोहरे मतपत्र पर वोट देते हैं। दोहरे मतपत्र का मतलब होता है उनके एक साइड होता है एपीटीपी प्रणाली द्वारा मत देने का ऑप्शन, दूसरा होता है पीआर सिस्टम द्वारा। तो प्रत्येक मतदाता के पास 2 वोट होते हैं, ठीक है। तो पहला तो वो एपीटीपी के द्वारा प्रणाली द्वारा जो होता है वो दे देता है, और दूसरा पीआर सिस्टम से जो वोट दी जाते हैं वो देते हैं। फिर मतदाता पहला वोट बैलेट पेपर पर लेफ्ट साइड जिला स्तर पर खड़े प्रतिनिधि को देते हैं, जबकि दूसरा वोट राइट साइड पर अपनी किसी पसंदीदा पार्टी को देते हैं। तो देखो, अभी हम देखेंगे कि किस तरह से ये बैलेट पेपर होता है और कहाँ पर वोट दिया जाता है। तो आप इतना समझ लो कि अगर यहाँ पर लेफ़्ट साइड में है और ये राइट साइड में है, तो यहाँ पर एपीटीपी द्वारा जितने भी कैंडिडेट होंगे वो जिला स्तर पर खड़े होंगे, और जो राइट साइड होगा वहाँ पर पार्टी को वोट देना होगा। यहाँ पर कैंडिडेट को वोट देना है, यहाँ पर पार्टी को देना है। तो कैंडिडेट में जो एपीटीपी द्वारा चुनाव लड़ रहे हैं और जो जिला स्तर पर हैं, उनमें जो सबसे ज़्यादा वोट ले आएगा बाकी 1-2 के मुकाबले, वो अगर एक भी ज़्यादा वोट लाता है तो वो जीत जाएगा। जबकि यहाँ पर पार्टी को जितने % में वोट मिलेंगे उसी हिसाब से उसको सीटें दी जाएंगी। तो देखिए, एमएमपी इलेक्शन का हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो एमएमपी इलेक्शन है वहाँ पर 2 वोट दिए जा रहे हैं। यू हैव 2 वोट। पहला वोट जो होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट वोट, दूसरा होता है पार्टी वोट। तो यहाँ पर पहले देखते हैं डिस्ट्रिक्ट वोट और पार्टी वोट कैसे यहाँ पर बोला गया है। देखो, अगर किसी देश में चुनाव होना है तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, निर्वाचन क्षेत्रों में बांट देते हैं। सपोज करो ये 4 निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया। अब यहाँ से कुछ सदस्यों का चुनाव हो रहा है, यहाँ से कुछ जिले, ये हर एक जिला है, एक तरह से निर्वाचन क्षेत्र क्या हो जाता है, एक जिला स्तर पर बांटा जाता है। तो हर एक जिला से यानी डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों को चुना जाना है। अब यहाँ से पार्टी क्या करेगी, पार्टी अपनी एक लिस्ट बनाएगी, उसके अंदर अपने प्रतिनिधियों को चुनाव करेगी। यहाँ पर तो पार्टी जो लिस्ट बना रही है अपने प्रतिनिधियों का वो यहाँ रखेगी, ये क्लोज लिस्ट में। यहाँ पर पार्टी को जैसी वोट मिलेंगे उसी हिसाब से वो इनमें से चुन लेगी। लेकिन जो कैंडिडेट भी तो यहीं से खड़े होंगे जिला स्तर पर, ये कैंडिडेट खड़े होंगे, इनका जो नाम होगा वो होगा डिस्ट्रिक्ट वोट में। यानी कि यहाँ पर जो मतदाता होंगे वो वोट देंगे पार्टी को नहीं, बल्कि डिस्ट्रिक्ट वोट देंगे वो अपने जो कैंडिडेट हैं फेवरेट उनको। तो उनके पास ये ऑप्शन रहता है कि वो अपने किसी एक फेवरेट उम्मीदवार को जिता सकें, ठीक है। तो अगर ये रिपब्लिकन पार्टी है, इसमें अगर ये फ्रेड स्मिथ जो हैं वो रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हो रहे हैं, अगर ये पसंद नहीं आता है किसी को तो वो उन जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उनके सदस्यों को भी जिता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों के पास ऑप्शन रहता है कि वो किसी ऐसे सदस्य को भेजें जिसको वो जानते हो। लेकिन यहाँ पर पार्टी के अंदर जो लिस्ट है वोटर्स वो कैंडिडेट्स की, उनके ऊपर उनका कोई बस नहीं होता, वो सिर्फ पार्टी को जिता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी मतदाता होंगे सबसे पहले अगर उनको चलो समझ में आता है, इसमें अगर उनको अच्छे लगते हैं तो वो यहाँ पर एक्स लिख देंगे, उनका वोट पड़ जाएगा। लेकिन जब यहाँ पर पार्टी को देंगे तो यहाँ पर सिर्फ पार्टी के आगे उनको लिखना होगा या फिर यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तरह के वोट हो जाते हैं, पहला हो जाता है पार्टी को जो जाता है, दूसरा हो जाता है डिस्ट्रिक्ट वोट जाता है। अब ये डिस्ट्रिक्ट वोट है वो पार्टी को ही जा रहा है एक तरह से, लेकिन बस अलग से है। उसकी जो प्रक्रिया है चुनने की, ये जो कैंडिडेट हैं इनको चुनने की प्रक्रिया है वो बस अलग अपनाई गई है एपीटीपी द्वारा। लेकिन जो वोट काउंट होंगे वो इस पार्टी को ही वोट काउंट होंगे जो पार्टी को वोट दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन एमएमपी बताया गया है कि आखिरकार एमएमपी जो मिक्स मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसके अंदर किस तरह से पार्टीज को उनके उनके द्वारा प्राप्त किए वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। वो कैसे, देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, प्रत्येक पार्टी के वोटों को राष्ट्रीय स्तर पर गिना जाता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि उससे विधानमंडल में कितनी सीट दी जानी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि जो जिला स्तर पर खड़े थे वो क्या हुए, वो तो जीत गए। अगर वो जीत गए हैं तो अब बचा कौन, अब बचा पीआर सिस्टम। एपीटीपी द्वारा जिसको सबसे ज़्यादा मिला था वो तो जीत गया। अब पीआर सिस्टम क्या कहता है कि आपको जितने % में वोट मिले हैं उसी % पे हम उसको सीट देंगे।
तो अब हम देखेंगे कि अगर पार्टी को प्राप्त मतों का परसेंट जिला स्तर पर जीती सीटों से अधिक है, यानी जिला स्तर पर जितनी उसको सीटें मिल चुकी हैं, लेकिन अगर उसकी जो मतों का परसेंट ज़्यादा है, उसे और सीट दी जानी चाहिए, तो उसे और सीट दी जाती हैं। तो यहीं पर लिखा हुआ है कि अगर पार्टी को प्राप्त मतों का परसेंट जिला स्तर पर जीती सीटों से अधिक होता है तो उसे और सीटें दी जाती हैं, जब तक कि उसे प्राप्त वोट के अनुपात में सीटें नहीं मिल जाती। देखिए, हम इस एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि प्रत्येक पार्टी को किस तरह से उनके वोटों के अनुपात में सीटें दी जाती हैं। तो पहले ये समझिए कि अगर किसी देश में चुनाव होता है तो उसको सबसे पहले हम निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं, विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में बांटते हैं। अब वहाँ से कई सारे कैंडिडेट को खड़ा किया गया था। अब यहाँ पर दो तरह के मतलब एक तो कैंडिडेट खड़े थे, दूसरी पार्टी खड़ी थी। जो कैंडिडेट खड़े थे वो तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम द्वारा डायरेक्ट चुन लिए गए थे, लेकिन जो पार्टी थी उसके सिर्फ वोट काउंट हुए थे, उसको अभी सीटें नहीं दी गई हैं। उसको सीटें देने के लिए ही ये दोबारा काउंटिंग की जाएगी। अब उसको हर एक ज़िले से कई सारे कैंडिडेट उसके खड़े हुए होंगे, इस हिसाब से उसके सारे कई सारी सीटों पर कब्जा भी हो चुका होगा। तो हम एक पार्टी की बात करते हैं। सपोज़ करो कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से इसके कैंडिडेट खड़े हुए और इसको 28 सीटें मिल गई। अब ये 28 सीटें मिल गई और टोटल सीटें हमने मानी है 100, ठीक है। 100 सीटों में से 28 सीटों पे इसका कब्जा हो गया। अब इसके वोट देखे जाएंगे, इस पार्टी को वोट कितने मिले थे। ये सीटें जो 28 मिली है इनके प्लस जो इसको पार्टी को वोट मिले थे इनके, इन दोनों के मिला के इसको टोटल 40% चलो वोट मिल गए। अब 40% का मतलब है कि इसको 40 सीटें मिलनी चाहिए थी, लेकिन मिली कितनी है, इसको 28 ही मिली हैं। अब ये 28 सीटें जो हैं वो 40% से कम है। इस वजह से जो बाकी 12 सीटें हैं वो इसको और दी जाएंगी। कहाँ से दी जाएंगी? पार्टी लिस्ट से। जो पार्टी को वोट मिले थे, अब उसने वोट मिले थे तो उसको लिस्ट भी तो बनाने का हक है, तो उसने अपनी एक लिस्ट भी बनाई थी, अगर मुझे इससे ज़्यादा परसेंट में वोट मिलते हैं तो मैं इनमें से जो पहला सदस्य होगा उसको चुन लूँगा। तो उस पार्टी क्या करिए, पार्टी उसमें से जो 12 सदस्य होंगे, जो अपने मतलब कुछ सदस्य हर एक क्षेत्र से होंगे, उसके 2-4 जो भी होंगे वो अपनी पार्टी लिस्ट में से चुन लेगी। इस तरह से क्या होगा कि उसके जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के थे वो भी 28 चुन लिए जाएंगे, और जो 12 थे जो उसने लिस्ट में लिख रखे थे अपने पार्टी ने, जो उसको जब वोट मिले उस हिसाब से उसके परसेंटेज बढ़ गए, तो अब उसके जो 12 जो सीटें थी वो भी मिल जाएंगी। इसी तरह से रिपब्लिकन पार्टी की बात करें, इसको अगर जिला स्तर पर इसको 28 सीटें मिल गई, लेकिन इसके वोट तो 36% थे, तो इसको 36 वोट मिलने चाहिए थे, सीटें मिलनी चाहिए थी। तो इसकी बाकी 18 जो बची हुई सीटें हैं वो इसको और दी जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से एक न्यू पार्टी थी, इसको जिला में एक बिल्कुल भी नहीं जीत पाई है, मतलब जिला स्तर पे एक भी इसका कैंडिडेट जीत नहीं पाया फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम के द्वारा, लेकिन इसको 6% वोट तो मिले कम से कम। पार्टी को जितने भी लोग थे वो दो तरह के वोट दे रहे थे, एक दे रहे थे जिला स्तर पे, दूसरे पार्टी को दे रहे थे। जिला स्तर पे तो इसको किसी ने जिताया नहीं, लेकिन जो हमारे पार्टी थी, पार्टी को तो कुछ वोट मिल गए, 6% मिल गए। अब इसको कुछ सीटें भी देनी पड़ेंगी, तो 6% का मतलब हो गया 100% का 6% हो गया 6 सीटें, तो इसको 6 सीटें और दी जाएंगी। दोस्तों, जो हमारा पीआर सिस्टम है उसका तीसरा रूप है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, यानी एसटीवी, ठीक है। इस प्रणाली का हम इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको टॉमस हेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था, यानी कि सबसे पहले टॉमस हेयर इसको लाए थे, और इसे विश्व में कई नामों से जाना जाता है। जैसे राजनीतिक वैज्ञानिक इसे एसटीवी कहते हैं, जो कि हम ऊपर लिखा हुआ है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में इसे हेयर क्लर्क सिस्टम कहते हैं, क्योंकि इसे हेयर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जो चुनाव सुधार कार्यकर्ता वहाँ के हैं वो इसको चॉइस वोटिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें चॉइस हम करते हैं, यानी कि 1 2 3 करके हम अपने कैंडिडेट्स को चुनते हैं कि मैं इसको फर्स्ट चॉइस दूंगा, इसको सेकंड चॉइस दूंगा। इस वजह से इसका नाम डाल दिया चॉइस वोटिंग। वर्तमान में ये प्रणाली कई देशों में प्रचलित है, जैसे आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ठीक है। लेकिन भारत में इस प्रणाली का सीमित रूप से केवल राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए किया जाएगा। तो इनके ऊपर जो राष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है, उपराष्ट्रपति का किस तरह से चुनाव होता है, इन सब के चुनाव के बारे में एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम इसको प्रणाली को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो हमारा एसटीवी चुनाव प्रक्रिया होती है उसके अंदर अलग ही होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पर मतदाता एक व्यक्ति को वोट देने की जगह अपनी पसंद के अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को वरीयता देते हैं। तो हमने पहले क्या देखा था कि किसी पार्टी को या तो एक ही को दे रहे हैं वोट, या फिर एक व्यक्ति को ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वोट तो दिया जा रहा है, लेकिन वरीयता क्रम में दे रहा है कि किसी मतदाता ने बोला ये मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है तो मैं इसे नंबर 1 पे रखूँगा, अगर ये नहीं जीतता है तो मैं नंबर 2 पे इसको रख दूंगा, अगर वो भी नहीं जीतता है तो मैं नंबर 3 पे इसको रख दूंगा। तो अगर फर्स्ट वाला सच में ही नहीं जीतता है तो इसका जो वोट होता है वो
दूसरे वाले के पास पहुंच जाता है। अगर वो भी नहीं जीतता है तो तीसरे वाले के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह से कभी भी वोट वेस्ट नहीं जाता है। तो किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए एक निश्चित कोटा पूरा करना होता है। तो देखिए कोटा किस तरह से होता है कि जितने भी कुल वोट पड़ने वाले हैं, यानी कि कुल वोटों की संख्या जितनी है उनको डिवाइड किया जाता है किससे, कुल सीटों की संख्या से, और उसमें +1 से। अब जो आता है उसमें +1 और कर दिया जाता है। और ये कैलकुलेट करने के बाद अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मान लिया कि कुल वैध मतों की संख्या 1 लाख है और उसमें 3 सीटों के लिए चुनाव होना है, तो +1 करेंगे और फिर लास्ट में एक और +1 कर देंगे। तो हमारा जो कैलकुलेशन आएगा वो आएगा 2501, यानी कि जिस उम्मीदवार ने 2501 मत प्राप्त कर लिए वो जीत जाएगा। देखिए यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट बताया गया है कि STV में किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कोई निर्वाचन क्षेत्र, वहाँ पर चुनाव हो रहा है 3 सीटों के लिए। तो हमने अभी जो 3 सीटों का कोटा निकाला था वो 2501 आया था, जिसमें 1 लाख कैंडिडेट का भी करीब 1 लाख जो मतदाता हैं वो वोट देने वाले हैं। अब यहाँ पर एक क्षेत्र से कई सारे मतदाता खड़े हो सकते हैं, क्योंकि सीटें तो 3 ही हैं लेकिन मतदाता तो बड़ी संख्या में खड़े होंगे। तो यहाँ पर A खड़ा हो गया, B भी खड़ा हो गया, C D E F ये सारे खड़े हो गए, ठीक है। अब क्या किया जाएगा, इनकी जो पहली वरीयता होगी, यानी किसी ने बोला होगा कि मैं सबसे ज़्यादा A को पसंद करता हूँ तो मैं इसको वोट देता हूँ, तो इस सबकी जो A की पसंद की वरीयता होगी, सबसे मतलब कि A को जितने लोगों ने वोट दिया होगा, B को जितने लोगों ने वोट दिया होगा, उन सबका वोट काउंट किया जाएगा। अभी वोट काउंट करने के बाद पहला पता चला कि A को तो 400 ही मिले हैं, B को 2300 मिल गए, C को 2000 मिल गए, ये 00 गलत है, ठीक है, और D को 2900 मिल गए, 1800 E को मिल गए और 600 F को मिल गए। अब ये देखा जाएगा कि A की वरीयता वाले जितने भी ये कैंडिडेट थे, इनमें ये कोटा पूरा कौन कर पाया। तो ये जो D था इसने कोटा पूरा कर लिया, क्यों, क्योंकि इसको चाहिए थे 2501, ठीक है, यानी 2501 चाहिए थे, लेकिन ये ले आया 2900। अब इसके पास जो 399 ज़्यादा वोट हो गए। अब ये 399 देखो ये तो सेलेक्ट हो गया, ये तो सेलेक्ट जाएगा, ये तो रेस से बाहर क्या, ये तो पूरा चला गया, ये तो जीत गया, ठीक है, ये तो खुशी मनाएगा। अब इसके जो बचे हुए वोट थे वो भी वेस्ट नहीं जाएंगे। अब इसके बचे हुए वोटों का ये देखा जाएगा कि जो तो 399 वोट बचे हुए हैं, ये फर्स्ट जिसने भी इनको दिया होगा, 399 लोगों ने इसको वोट दिया होगा, वो थे पहली वरीयता वाले। अब ये देखा जाएगा कि इन लोगों की दूसरी वरीयता कौन था, कि अगर ये जीत जाता है या फिर ये सेलेक्ट नहीं होता है तो इसके बाद किससे जिताया जाए वो देखा जाएगा। तो पता चला कि 300 ऐसे लोग थे जिन्होंने A को बोला था कि ये जीत जाए, दूसरी वरीयता इसको दी थी, और 999 लोग ऐसे थे जो क्या चाहते थे कि E जीत जाए। तो जो D के जितने भी वोट होंगे वो A को चले जाएंगे 300 जिनको दूसरी वरीयता दी गई थी, और बाकी बचे हुए चले जाएंगे E को, जिन्होंने 99 लोगों ने कहा था कि दूसरा कैंडिडेट मेरा ये फेवरेट है, ठीक है। अब इनका दोबारा काउंट किया जाएगा, ठीक है, कि इनके टोटल वोट कितने हो गए। तो पता चला कि इसके पास पहले थे 400, अब इसके पास 300 और आ गए, जो कहाँ से आए हैं, D से आए हैं, जो कि D के पास बच गए थे वो तो चला गया, अब इसके फालतू बच गए तो ये मिल गए इसको, तब इसके 700 हो गए, लेकिन अभी भी इसका कोटा पूरा नहीं हुआ। इसके 2300 हो गए, ये तो पहले से ही इतने ही थे, इसके भी इतने ही थे पहले से, ये तो इलेक्ट हो गया, ये तो ख़त्म। अब इसके पास 99 और आ गए, तो 1800 थे तो 1899 हो गए। अब कोटा किसी के पास भी पूरा नहीं हो रहा, इसके तो 600 के 600 ही हैं। अब ये क्या हो गया कि दूसरे काउंट में कोई भी नहीं जीता। अब क्या किया जाए, तो अब सबसे बाद में का जो होगा, जो सबसे लास्ट का होगा, मतलब जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे वो क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, उसको रेस से बाहर कर दिया जाएगा। तो देखो 700 से छोटा है 600, अब क्या करेंगे, 600 को बोलेंगे अब तेरी रोल ख़त्म, तू बाहर जा। क्यों, क्योंकि इसके पास सबसे कम वोट हैं, अब किसी को तो जिताना है, तो इसके वोट क्या करेंगे, बाकियों को दे दिया जाएगा। अब इसके पास जो 600 वोट थे वो एक नंबर की वरीयता वाले थे। अब ये देखा जाएगा ये 600 लोगों ने 2 नंबर की वरीयता किसको दी है। तो पता चला कि 100 लोग ऐसे थे जिन्होंने E को दिया है, और 500 लोग ऐसे थे जिन्होंने B को दिया है दूसरी वरीयता। तो अब इनके टोटल थर्ड काउंट किए जाएंगे कि कुल वोट अब इनके पास कितने हो गए। अब A के पास तो टोटल उतने ही थे, अब ये B जो था इसके पास 2300 थे पहले, अब इसके पास 500 और आगे, कहाँ से आगे, ये 600 जो एलिमिनेट हुए थे ना, ये F एलिमिनेट हो गया था, इसके 600 मिल गए थे, तो ये 500 इसको आ गए, तो ये हो गया 2800 जो है वो 2501 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से जो बाकी 100 और इसको और मिल गए 1899 वाले को, तो इसके हो जाएंगे 1999, लेकिन इसके अभी भी कोटा पूरा नहीं कर रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो हमारा कैंडिडेट था ये वाला, ये जीत गया, ये हमने देखा कि ये कोटा पूरा कर चुका है, तो इसको जिता देते हैं। अभी जीतने के बाद इसके पास भी कुछ वोट एक्स्ट्रा बच गए हैं, इसको
इसके वोट बच गए हैं 299 एक्स्ट्रा। ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा वोट भी देखे जाएंगे कि ये तो पहली ये दूसरी वरीयता वाले थे, अब अगली वरीयता ये जो 299 लोग हैं किसको दी थी इन लोगों ने, इन्होंने किसको कहा था कि अगर ये ना जीते या फिर ये जीत जाए तो बाकी वोट किसको जाएं। ठीक है, तो अब ये देखने पर पता चला कि सी को 200 लोग चाहते थे कि जीत जाए बी के बाद। ठीक है, और 99 लोग चाहते थे ई जीत जाए, अगर कोई ना जीते तो ई तो जीत ही जाए। ठीक है, तो अब इनके जो वोट होंगे वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, जो बी के वोट थे बचे हुए वो कुछ सी को चले जाएंगे और कुछ ई को चले जाएंगे। अब फिर से काउंट किया जाएगा। ठीक है, अब ट्रांसफ़र होने के बाद देखा जाएगा कि कुल वोट कितने हो गए किस किस के पास। तो देखो ये 700 वाला तो ऐसे चलते हुए आ रहा है और ये बी वाला तो जीत गया। ठीक है, इलेक्ट हो गया। अब इस सी वाले को 200 वोट जो मिल गए थे ना, तो वो 2000 में ऐड हो जाएंगे तो 2200 हो गए, लेकिन अभी कोटा पूरा नहीं हो पा रहा है। अब ये तो इलेक्ट हो गया था, इसकी बात तो करनी नहीं है, ये 3 ही बचे हुए हैं। तो अब ये जो 99 जिसको मिले थे उसका अगर हम प्लस करें तो इसके हो गए 2098। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एक के पास हैं 700, एक के पास हैं 2200, एक के पास हैं 2098, तो किसी पास भी ये कोटा पूरा नहीं हो रहा है। अब क्या करेंगे, अब फिर से एक को बाहर करना पड़ेगा क्योंकि किसी को तो जिताना है। तो जो सबसे कम लाया होगा वोट वो हार जाएगा। तो पिछली बार तो ये 600 वाला था, चला गया था, अब इस बार इसके पास 700 ही है। इसको बोलेंगे तू भी हट जा। अब इसके वोट जो होंगे 700 वो इन दोनों में बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे, इनकी ये जो 700 लोग थे जिसने बोला था कि भाई ए जीते, अब इनकी दूसरी वरीयता भी तो होगी, वो कुछ तो मतलब कुछ लोग कह रहे होंगे ना कि बी जीते या सी जीते, तो उनकी जो दूसरी वरीयता होगी नेक्स्ट वरीयता वो देखी जाएगी। तो कुछ तो ऐसे देखने पे पता चला कि कुछ लोग जो 600 लोग थे वो चाहते थे कि ई जीत जाए और 100 ही लोग चाहते थे कि सी जीत जाए। अब देखो काउंट 5 होगा, काउंट 5 में देखा जाएगा कि ये ट्रांसफ़र होने के बाद जो ए को एलिमिनेट कर दिया, इसको बाहर कर दिया, अब इसके जो 700 वोट थे कुछ ट्रांसफ़र हुए, तो टोटल उनके भी तो पहले के वोट थे, तो इसके पहले के वोट कितने थे 2200, अब इसमें 100 और जो जोड़ दिए तो 2300 हो गए। अभी भी कोटा पूरा नहीं करा, लेकिन यहाँ पर इसने कोटा पूरा कर लिया क्योंकि इसके पास 2098 थे, 600 और जो मतलब कि इसके हो गए, अब इसके हो गए 2698। तो इसका जो कोटा था वो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई और यहाँ पर कोई और कैंडिडेट बचा नहीं है, सिर्फ ये बचा है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा और ये जीत जाएगा। तो अंततः 3 जो कैंडिडेट होते हैं वो जीत जाते हैं। सबसे पहले हमारा डी जीतता है, उसके बाद हमारा बी जीतता है और उसके बाद हमारा ई जीत जाता है। तो हमें 3 सीटों का एलोकेट करना था, वो भी हो गया। और बाकी जो बच जाते थे, सबसे कम जिनको सीटें मिलती थी, वोट मिलते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, एलिमिनेट कर दिया जाता था। इस तरह से इसको कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। देखिए यहाँ पर भी इसी तरह से दिखाया गया है कि अगर कैंडिडेट ए बी सी डी खड़े हो रहे हैं और एक निश्चित कोटा डिफाइन कर दिया जाता है कि अगर वो इतना वोट प्राप्त कर लेते हैं, तो जैसे यहाँ पर सी कैंडिडेट जो है वो उसने 2501 जो हमारे वोट हैं यहाँ पर प्राप्त कर लिए। अब जो बचे हुए ऊपर के वोट हैं वो क्या होंगे, उनकी दूसरी वरीयता देखी जाएगी, तो कैंडिडेट के जो वोट होंगे वो दूसरे कैंडिडेट को चले जाएंगे और ये तो सेलेक्ट हो जाएगा और बाकी जो होंगे उनमें ऐड हो जाएंगे। और इसी तरह से फिर जो सबसे कम जिसके पास वोट होंगे वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जाम्पल था। तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आ रही हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो और अभी भी वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए आप तक पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।